नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति में अपन राजस्थान की चित्रकला नामक टॉपिक पढ़ रहे थे। दोस्तों, उसमें आपने जो एक स्कूल थी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, उसके आप सारे जो वीडियो है वो YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हो। आपको वहां पर सारे जितने भी जीके, साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत है या और भी सब्जेक्ट के जो वीडियो अपलोड किए गए हैं प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, कृष्णा एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ ही समय में कृष्णा एकेडमी एक बहुत बड़े स्तर पर काम करने वाली है। तो दोस्तों, उस एकेडमी से जुड़ने से आप सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा और घर बैठे आप एक अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी इस YouTube चैनल के माध्यम से कर सकते हो। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति में देखिएगा, आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में। जब चित्रकला टॉपिक स्टार्ट किया था तो उस समय हमने पढ़ा था कि राजस्थान में चित्रकला की 4 स्कूलें थी। दोस्तों, एक स्कूल पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, और दोस्तों दूसरी स्कूल आती है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, जो राजस्थान की चित्रकला की सबसे बड़ी स्कूल मानी जाती है। देखिएगा, स्कूल का नाम क्या है? मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। दोस्तों, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अधीन में टोटल 7 उप शैलियां आती है, या हम यूं कह सकते हैं कि मारवाड़ स्कूल में टोटल 7 लघु शैलियों को आपको पढ़ना है। दोस्तों, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की जो सबसे पहले शैली आती है, हम यूं कह सकते हैं, देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की जो शैली आती है उसका नाम है जोधपुर चित्र शैली। जोधपुर चित्र शैली, या दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि जोधपुर के आसपास का क्षेत्र बताओ क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। इस कारण दोस्तों इसको अपन मारवाड़ चित्र शैली भी कह सकते हैं, जोधपुर चित्र शैली या मारवाड़ चित्र शैली। दोस्तों, सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि इस जोधपुर शैली का जो प्रारंभ है वो किस राजा के काल में हुआ था? तो दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि इसका प्रारंभ करता, सबसे पहले आप ये देखिएगा, जोधपुर शैली का प्रारंभ करता कौन माना जाता है? तो दोस्तों, जोधपुर रियासत की स्थापना के बारे में अगर हम अपन चर्चा करें तो दोस्तों उज्जैन के एक राजा थे जिनका नाम था राव सिंह। उन्होंने 1240 ईस्वी में जोधपुर के राठौड़ वंश की नींव रखी थी। लेकिन दोस्तों, जोधपुर के राजाओं में जो सर्वप्रथम प्रतापी शासक हुआ था उनका नाम था राव मालदेव, और राव मालदेव की बहादुरी से हम सभी भली भांति परिचित है, और उनके 2 सेनापति जेता और कुंपा। तो दोस्तों, मालदेव के समय मारवाड़ रियासत ने चहुमुखी विकास किया था, हम यूं कह सकते हैं। और दोस्तों, राव मालदेव के समय ही देखिएगा, राव मालदेव के समय मेहरानगढ़ दुर्ग में देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं कि अपने राजस्थान में एक पहाड़ी है दोस्तों, और उस पहाड़ी का नाम बताओ क्या? चिड़िया टुक पहाड़ी। देखिएगा, पहाड़ी का नाम बताओ क्या? चिड़िया टुक पहाड़ी। और इस चिड़िया टुक पहाड़ी के ऊपर बताओ कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जो राव जोधा ने बनाया था। और बताओ मेहरानगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। दोस्तों, राव मालदेव ने इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर हम यूं कह सकते हैं कि एक सुंदर सा महल बनाया था। देखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग में राव मालदेव ने एक सुंदर सा महल बनाया था दोस्तों, और इस महल का नाम है चोखेलाव महल। बताओ महल का नाम क्या है? चोखेलाव महल। दोस्तों, चोखेलाव महल का जो निर्माण करता था, या हम यूं कह सकते हैं कि इस चोखेलाव महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था राव मालदेव ने। देखिएगा, राव मालदेव ने जब इस चोखेलाव महल का निर्माण करवाया तो दोस्तों इस चोखेलाव महल के ऊपर खूब सारे चित्र चित्रित किए गए थे। हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, वहीं से जोधपुर शैली का प्रारंभ माना जाता है। तो देखिएगा, जोधपुर शैली का प्रारंभ करता आपसे पूछेगी कौन है, तो जोधपुर शैली का प्रारंभ करता बताओ कौन माना गया? राव मालदेव। और आपसे अगर यूं कहा जाए कि जोधपुर शैली के प्रारंभिक जो चित्र है वो कहां देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों जोधपुर शैली के जो प्रारंभिक चित्र है वो बताओ आप कहां देख सकते हो?
चौके लाओ महल में देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। प्रारंभकर्ता के बारे में हमने पढ़ा अभी तक जोधपुर शैली के, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये देखिएगा, हमने अभी तक पढ़ा था जोधपुर शैली का प्रारंभकर्ता। अब देखिएगा दोस्तों, प्रारंभ के बाद में इस शैली में कौन कौन से राजाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था और जोधपुर की चित्रकला को आगे बढ़ाने में उन्होंने मदद की थी। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जोधपुर शैली का जो प्रारंभिक चित्र है, या हम यूं कह सकते हैं कि जोधपुर शैली का सबसे प्राचीन चित्र है। दोस्तों यह प्रश्न भी अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, सबसे प्राचीन चित्र है जोधपुर शैली का सबसे प्राचीन चित्र है। देखिएगा, इस चित्र का नाम है दोस्तों उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी। जोधपुर शैली का सबसे प्राचीन चित्र बताओ कौन सा है? उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी। दोस्तों जिस प्रकार हमने पहले भी पढ़ा था कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है, तो दोस्तों उसका नाम था ओद निरुक्तिवर्ती या 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। या उदयपुर शैली का सबसे प्राचीन चित्र था श्रावक प्रतिकर्मक सूत्र चूर्णी। उसी प्रकार दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि जोधपुर शैली का जो सबसे प्राचीन चित्र है, बताओ उसका नाम क्या है? उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, जोधपुर शैली में एक राजा, हम यूं कह सकते हैं कि जोधपुर के एक महाराजा बने थे दोस्तों, और उन महाराजा का नाम था महाराजा विजय सिंह। बताओ, जोधपुर के एक राजा बने थे और उन महाराजा का नाम क्या था? महाराजा विजय सिंह। दोस्तों महाराजा विजय सिंह की एक पासवान हुआ करती थी और महाराजा विजय सिंह की पासवान का नाम था गुलाब राय। बताओ पासवान का नाम क्या था? गुलाब राय। इस गुलाब राय के बारे में कहा जाता है कि अति सुंदर महिला थी। और दोस्तों एक जाट था अनंदाराम जाट, उस अनंदाराम जाट की ये बडारण थी। बडारण का मतलब होता है सेविका। अनंदाराम जाट की बडारण थी गुलाब राय, लेकिन महाराजा विजय सिंह को पसंद आ गई और महाराजा विजय सिंह ने इसको अपनी पासवान बनाया और उसके बाद में उप पत्नी का दर्जा दिया। और विजय सिंह गुलाब राय से दोस्तों खूब प्रेम करता था। दोस्तों गुलाब राय इस प्रेम का अनुचित, हम यूं कह सकते हैं कि अनुचित फायदा उठाती है और ये जोधपुर के जो राजकीय कार्य है उनमें भी हस्तक्षेप करने लगी थी। तो जोधपुर के जो सरदार थे उन्होंने विजय सिंह जी से कहा था कि या तो दरबार में हम रहेंगे या फिर ये गुलाब राय रहेगी। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि विजय सिंह गुलाब राय के प्रेम में इतना पागल हो गया था कि उन्होंने सरदारों को निकाल दिया और विजय सिंह ने गुलाब राय अर्थात अपनी पासवान को रखा था और गुलाब राय के हाथों की कठपुतलियां बनकर रह गया था। बताओ कौन? महाराजा विजय सिंह रह गया था। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो गुलाब राय है ये भगवान कृष्ण की भक्त थी। ध्यान रखिएगा, गुलाब राय बताओ किसकी भक्त थी? भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्त है। बताओ कौन थी? गुलाब राय थी। अब देखिएगा, जब जोधपुर का सारा राजकीय कार्य गुलाब राय की इशारों पर चल रहा है, तो दोस्तों जो चित्रकारी होगी वो बताओ गुलाब राय के निर्देशन में चलेगी कि नहीं चलेगी? क्योंकि चित्रकार वही चित्रित करता है जो राजा कहता है, और विजय सिंह तो किसके अधिकार में? गुलाब राय के अधिकार में। तो दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि गुलाब राय ने चित्रकारों से जितने भी चित्र बनवाए थे वो सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित माने जाते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि विजय सिंह के समय जोधपुर शैली पर या जोधपुर चित्र शैली पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ा था। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। देखिएगा, महाराजा विजय सिंह के काल में हम यूं कह सकते हैं कि जोधपुर शैली पर श्री कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ा था या कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ा था। कृष्ण भक्ति का बताओ क्या पड़ा था? प्रभाव पड़ा था। दोस्तों इसके अलावा आप दो चीजें और ध्यान रख सकते हो।
जिस प्रकार जोधपुर में महाराजा विजय सिंह और गुलाब राय की प्रेम कहानी प्रसिद्ध हुई थी, उसी प्रकार दोस्तों मुगलों में जहांगीर और नूरजहां की प्रेम कहानी भी प्रसिद्ध थी। इस कारण दोस्तों नूरजहां और जहांगीर जिस प्रकार प्रेम करते थे, उसी प्रकार विजय सिंह और गुलाब राय के भी प्रेम संबंध थे। तो अपने राजस्थान के जाने माने इतिहासकार जिनका नाम था कवि राजा श्यामल दास, और दोस्तों कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक है जिसका नाम है वीर विनोद। कवि राजा श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर या जहांगीर का नमूना और गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां या नूरजहां का नमूना कहकर पुकारा है। यह अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि मारवाड़ की नूरजहां किसे कहते हैं? गुलाब राय को। और मारवाड़ का जहांगीर किसको कहते हैं? महाराजा विजय सिंह को। कहा किसने था? कवि राजा श्यामल दास ने। और कौन सी पुस्तक में कहा था? तो उस पुस्तक का नाम था दोस्तों वीर विनोद में कहा था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न दोस्तों एग्जाम में ये आएगा कि किस राजा के काल में जोधपुर शैली पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ा? तो उसका उत्तर क्या होगा? महाराजा विजय सिंह, क्योंकि विजय सिंह की पासवान गुलाब राय श्री कृष्ण भगवान की क्या थी? भक्त थी। जोधपुर शैली का प्रारंभ राव मालदेव के काल में हुआ और प्रारंभिक चित्र चोखेलाव महल में देखे जा सकते हैं। और दोस्तों जोधपुर शैली का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? उत्तरदायन सूत्र चूर्णी। देखिएगा, यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि उत्तरदायन सूत्र चूर्णी नामक जो चित्र है यह वर्तमान में कहां पड़ा है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो ये चित्र है वो बड़ौदा संग्रहालय में स्थित है। उत्तरदायन सूत्र चूर्णी नामक चित्र बताओ वर्तमान में कहां स्थित है? उत्तरदायन सूत्र चूर्णी बड़ौदा संग्रहालय में स्थित है, हम यूं कह सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, जोधपुर के चित्रकार और जोधपुर शैली की विशेषता के बारे में अपने को अध्ययन करना है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा, इसके बाद में दोस्तों जोधपुर शैली के बारे में अपन बात करते हैं और जोधपुर शैली पर कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रभाव का मतलब होता है इफेक्ट, अर्थात बाहरी कौन कौन सी शैलियों का इस शैली पर प्रभाव पड़ा था। दोस्तों प्रभाव का कंसेप्ट वेरी सिंपल है। राजस्थान की जो चित्र शैलियां थी उन पर हमेशा दो ही शैलियों का प्रभाव पड़ा था। देखिएगा, एक तो थी मुगल शैली, जो राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा उस शैली पर बताओ कौन सी शैली का प्रभाव पड़ेगा? मुगल शैली का। और हम यूं कह सकते हैं कि जो राजा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करेगा उस पर कंपनी शैली का प्रभाव पड़ेगा, या दोस्तों कंपनी शैली को अंग्रेजी शैली भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शैली थी उसे कंपनी शैली या हम यूं कह सकते हैं अंग्रेजी शैली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जोधपुर के वे महाराजा जिन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी, देखिएगा उनका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। जोधपुर के वह महाराजा जिन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी, बताओ उनका नाम क्या था? मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह राव मालदेव का पुत्र था और राव मालदेव का ये जो है वो दूसरा बड़ा पुत्र था। सबसे बड़ा पुत्र था राम, जो रोटी रानी के साथ चला गया था। उसके बाद में दोस्तों मालदेव की मृत्यु के पश्चात राजा बनना मोटा राजा उदय सिंह को था, लेकिन राव मालदेव ने जीते जी अपने तीसरे नंबर के पुत्र राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस कारण मोटा राजा उदय सिंह जो था ये दोस्तों अकबर की सेवा में चला गया और इसने मारवाड़ी में जाकर अकबर को कहा कि मैं अपने भाई चंद्रसेन से मोटा हूं, लेकिन फिर भी मालदेव ने मुझे राजा घोषित नहीं किया है। तो दोस्तों अकबर प्रसन्न हुआ और अकबर ने प्रसन्न होकर इसको किसकी उपाधि दी? मोटा राजा की, जबकि वास्तविक नाम इनका क्या था? उदय सिंह था। तो दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह के समय जोधपुर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। आगे देखिएगा, कंपनी शैली या अंग्रेजी शैली का प्रभाव। दोस्तों जोधपुर के एक राजा हुआ करते थे महाराजा मान सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों से अधीनस्थ संधि की थी। और मान सिंह के बाद में दोस्तों जोधपुर के राजा बने थे महाराजा तख्त सिंह। देखिएगा, मान सिंह और तख्त सिंह के काल में जोधपुर शैली पर अंग्रेजी शैली या कंपनी शैली का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी
और ये भी अंग्रेजों के जो थे वो स्वामी भक्त हुआ करते थे। इस प्रकार देखिएगा तो प्रभाव कितनी शैलियों का पड़ा है जोधपुर पर, 2 शैलियों का प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों जोधपुर शैली का स्वर्ण काल, हम यूं कह सकते हैं जोधपुर शैली का स्वर्ण काल। दोस्तों एक हमने पढ़ा था प्रारंभकर्ता, तो जोधपुर शैली के प्रारंभकर्ता कौन थे? राव मालदेव थे। लेकिन स्वर्ण काल का मतलब है चित्रकला पर सर्वाधिक ध्यान कब दिया गया? तो जो दोस्तों जो स्वर्ण काल है जोधपुर शैली का, यह महाराजा मानसिंह का काल कहलाता है। बताओ जोधपुर शैली का स्वर्ण काल किस राजा का काल कहलाता है? महाराजा मानसिंह का काल कहलाता है। महाराजा मानसिंह। दोस्तों महाराजा मानसिंह के समय हम यूं कह सकते हैं कि जब ये राजा बने थे तो राजा बनने से पहले एक भविष्यवाणी हुई थी, और वो भविष्यवाणी करने वाला नाथ संप्रदाय का साधु था आईएस देवनाथ। जब जोधपुर के महाराजा बने मानसिंह, तो उन्होंने महाराजा मानसिंह ने अपने गुरु के रूप में आईएस देवनाथ को स्वीकार किया था, और आईएस देवनाथ के कहने पर दोस्तों जोधपुर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा मानसिंह ने। और हम यूं कह सकते हैं कि उस मंदिर का नाम है दोस्तों महामंदिर। देखिएगा इस प्रकार का आपको जोधपुर में एक मंदिर देखने को मिलेगा, देखिएगा। और दोस्तों इस मंदिर का नाम बताओ क्या? महामंदिर है। ये राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। और बताओ महामंदिर कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। बताओ महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इस मंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह ने करवाया था अपने गुरु आईएस देवनाथ के लिए। बताओ निर्माण किसने करवाया था? महाराजा मानसिंह ने। और हम ये कह सकते हैं कि किसके लिए? आईएस देवनाथ के लिए करवाया था, क्योंकि आईएस देवनाथ इनका क्या था बताओ? गुरु था। दोस्तों मंदिर का निर्माण करवा दिया, और महाराजा मानसिंह के कहने पर इस मंदिर के आसपास में कुछ नाथ मठों का निर्माण भी करवाया था। देखिएगा आज भी दोस्तों आप जब जोधपुर की यात्रा करें तो इस मंदिर के आसपास में कुछ नाथ मठ देख सकते हैं। देखिएगा क्योंकि नाथ संप्रदाय में मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। जिस प्रकार करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है, उसी प्रकार महामंदिर के आसपास के जो ये छोटे छोटे नाथ योगियों के लिए रहने के लिए जो मंदिर नुमा बनाए थे, इनको बताओ क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। दोस्तों महाराजा मानसिंह का काल जोधपुर शैली का स्वर्ण काल था, अर्थात सर्वाधिक चित्रकारी मानसिंह के काल में हुई थी। और महाराजा मानसिंह के काल में ही हम यूं कह सकते हैं कि जोधपुर शैली पर नाथ चरित्र का प्रभाव पड़ा था, या इस समय जोधपुर शैली में जितनी भी चित्रकारी हुई थी उन सब का विषय बताओ क्या था? नाथ चरित्र था। ध्यान रखिएगा महाराजा मानसिंह के समय देखिएगा जोधपुर शैली का विषय आपसे पूछ लिया जाए क्या था, तो दोस्तों वो क्या था? नाथ चरित्र था। क्योंकि महाराजा मानसिंह के गुरु कौन? आईएस देवनाथ। और आईएस देवनाथ के इशारों पर चलकर इन्होंने नाथ मंदिर को या नाथ संप्रदाय को चमकाया था, और नाथ चरित्र का इफेक्ट पड़ा था इस पर। ये ध्यान रखिएगा आप, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रभाव में 2 शैलियों का प्रभाव, और स्वर्ण काल महाराजा मानसिंह का काल कहलाता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप इसका। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों जोधपुर शैली की विशेषताएं। जोधपुर शैली की विशेषताएं अर्थात इस शैली में जो चित्र बने हैं उनकी क्या क्या विशेषता है, ये दोस्तों अपने को इसके अंतर्गत पढ़ना है। जोधपुर शैली की विशेषताएं दोस्तों, सर्वप्रथम एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों ढोला मारू। बताओ ग्रंथ का नाम क्या है? ढोला मारू। सबसे पहली विशेषता है ढोला मारू ग्रंथ का चित्रण। ढोला मारू ग्रंथ का चित्रण। दोस्तों ये प्रश्न हाल ही में एक एग्जाम हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। देखिएगा राजस्थान की एक प्रसिद्ध प्रेम कहानी है ढोला और मारू की प्रेम कहानी। दोस्तों ढोला मारू जो ग्रंथ है उसका चित्रण बताओ कौन सी शैली में हुआ है? जोधपुर शैली में। यह जोधपुर शैली की विशेषता है, हम यूं कह सकते हैं। आगे देखिएगा जोधपुर शैली की दूसरी विशेषता दोस्तों, राजस्थान के साहित्य जगत का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है।
और उस ग्रंथ का नाम है वेली किशन रुक्मणीरी। बताओ ग्रंथ का नाम क्या है? वेली किशन रुक्मणीरी। देखिएगा, हम सब जानते हैं कि इस ग्रंथ के जो लेखक थे, वेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ के जो लेखक थे, वो बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के बड़े पुत्र और बीकानेर के महाराजा राय सिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़ थे। और इन्होंने अकबर के दरबार में रहते हुए दोस्तों वेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ का चित्रण भी जोधपुर शैली में मिलता है। ढोलामारू ग्रंथ का चित्रण भी बताओ का मिलता है? जोधपुर शैली में। इसके बाद में देखिएगा, जोधपुर शैली की जो तीसरी विशेषता है, देखिएगा वीर दुर्गादास राठौड़। दोस्तों ये आपने नाम सुना होगा, जब भी स्वामी भक्ति का नाम आता है तो वीर दुर्गादास राठौड़ जैसा स्वामी भक्त दोस्तों नहीं तो भूतकाल में पैदा हुआ था, नहीं वास्तव में अभी है और नहीं आने वाले समय में दुर्गादास राठौड़ जैसा स्वामी भक्त होगा। इन्होंने विषम परिस्थितियों में रहकर भी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की रक्षा की थी और जब तक उनको जोधपुर की गद्दी पर नहीं बिठाया था, इन्होंने चैन की सांस नहीं ली थी। तो दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ को घोड़े पर या वीर दुर्गादास राठौड़ को घोड़े पर भाले से रोटियां सेकते हुए दर्शाया है। भाले से क्या सेकते हुए? रोटियां सेकते हुए दर्शाया गया है। देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। वीर दुर्गादास राठौड़ को भाले पर रोटियां सेकते हुए, देखिएगा किस प्रकार, ये देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं ये दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ है। देखिएगा, और वीर दुर्गादास राठौड़ अपने भाले की अणी से किस प्रकार घोड़े पर बैठे बैठे बताओ क्या सेक रहे हैं? रोटियां सेक रहे हैं। इनके बारे में दोस्तों एक सुंदर सा वाक्य भी लिखा हुआ है, 8 पहर 64 घड़ी। इसका मतलब है 8 पहर होते हैं और पूरे दिन हम यूं कह सकते हैं कि ये घुड़ले उपरवास। इन्होंने अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाने के पीछे इतनी प्रतिज्ञा धारण की थी कि ये घोड़े के ऊपर ही विराजमान रहते थे। सेल अणी हूं सेक तो, अर्थात जो भाले की अणी हूं सेक तो बाटी दुर्गादास, अर्थात रोटी या बाटियां कौन सेकता था? दुर्गादास से, भाले की अणी से। ये अपने स्वामी के प्रति इतना वफादार था। दोस्तों उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो चित्र था वो बनाया किसने था? तो देखिएगा यहां पर एक चित्रकार का नाम दिखाई दे रहा है, प्रताप नारायण मिश्र। देखिएगा इस चित्रकार का नाम बताओ क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। देखिएगा, या हम यूं कह सकते हैं प्रताप नारायण नामक एक चित्रकार था और इसने दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ को भाले पर रोटियां फेंकते हुए दर्शाया है। ये बताओ जोधपुर शैली की कौन सी विशेषता हो गई? तीसरी विशेषता। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, जोधपुर शैली में एक इस प्रकार का दोस्तों चित्र मिलता है, देखिएगा, जिसमें एक सूखी हुई खेजड़ी मिलती है। ये देखिएगा, इस खेजड़ी के नीचे एक व्यक्ति बैठा है और इस व्यक्ति के पास में दोस्तों रेगिस्तान का जहाज खड़ा है। और बताओ रेगिस्तान का जहाज कौन है? बताओ, ऊंट है। ये इस व्यक्ति के पास में खड़ा है। हम यूं कह सकते हैं आसपास में दोस्तों रेगिस्तान का दृश्य है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये जो चित्र है ये ढोला का है। ढोला खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठा बैठा अपनी मारू का इंतजार कर रहा है। और बताओ ये क्या है? खेजड़ी है। और मारवाड़ में है तो हम यूं कह सकते हैं कि खेजड़ी कैसी है? सूखी हुई है। ये खेजड़ी है। ये बताओ कि किसका चित्रण मिला है? रेगिस्तान का। हम यूं कह सकते हैं, ये बताओ क्या है? रेगिस्तान है। देखिएगा, और ये कौन से पशु का चित्रण मिलता है? ऊंट का मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार का चित्रण भी जोधपुर शैली में चित्रित हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एक इस प्रकार का चित्र और चित्रित हुआ है। देखिएगा, जोधपुर शैली में हम यूं कह सकते हैं एक चित्र दोस्तों इस प्रकार का और बना है, जिसमें दोस्तों एक खेजड़ी का चित्रण है। इसके पास में कुछ सूखी हुई झाड़ियां चित्रित की गई है और रेगिस्तान का दृश्य है। ये देखिएगा, ये रेगिस्तान है और इसके साथ में बताओ क्या है? सूखी हुई झाड़ियां।
सूखी हुई झाड़ियां, यह भी दोस्तों जोधपुर शैली में चित्रित हुआ है। और बताओ ये कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी का वृक्ष है। इस प्रकार दोस्तों इसके अलावा देखिएगा जोधपुर शैली में हम यूं कह सकते हैं कि नंबर 6 पे हुक्का पीती हुई स्त्री का चित्रण है। हुक्का पीती हुई स्त्री का चित्रण। बताओ हुक्का पीती हुई स्त्री का चित्रण कौन सी शैली में हुआ? जोधपुर। इस प्रकार याद कर सकते हो कि मारवाड़ की महिला ही इतनी शक्तिशाली होती है कि वो क्या पी सकती है? हुक्का पी सकती है। देखिएगा ये इस प्रकार का चित्र है दोस्तों जो जोधपुर शैली में चित्रित हुआ है। हम यूं कह सकते हैं, देखिएगा ये इस प्रकार की एक महिला है। ये बताओ कौन है? एक महिला है। इसके पास में दोस्तों इस प्रकार का एक यंत्र रखा गया है। ये देखिएगा हम यूं कह सकते हैं, देखिएगा इस प्रकार का क्या रखा हुआ है? एक यंत्र है। इसमें एक नलकी के माध्यम से दोस्तों ये यहां से और इस स्त्री के मुंह में इस प्रकार देखिएगा, और इसने अपने दोनों मुंह से इसको हाथों से पकड़ रखा है और इसको पी रही है। तो हुक्का पीती हुई महिला या हुक्का पीती हुई स्त्री का चित्रण भी कौन सी शैली में हुआ है दोस्तों? जोधपुर शैली में हुआ है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जोधपुर शैली की क्या क्या विशेषता रही थी दोस्तों? जोधपुर शैली में जो बादल है उन बादलों को घेरा काला दर्शाया गया है। बादलों को गहरा काला व विद्युत रेखाओं का, बादलों को गहरा काला वे विद्युत रेखाओं को सर्पिलाकार दर्शाया गया है। सर्पिलाकार दर्शाया गया है। यह भी बताओ कौन सी शैली की विशेषता है? जोधपुर शैली की विशेषता है। बादलों को घेरा काला, क्योंकि दोस्तों मारवाड़ में बारिश कम होती है और वहां के चित्रकार जो थे वो अपने मन की स्थिति प्रकट करने के लिए उन्होंने बादलों को घेरा काला दर्शाया था, हम यूं कह सकते हैं। और दोस्तों विद्युत रेखाओं को कैसा दर्शाया था? सर्पिलाकार दर्शाया था। इस प्रकार देखिएगा। तो ये जोधपुर शैली की दोस्तों कुछ विशेषताएं थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जोधपुर शैली के बारे में। देखिएगा जोधपुर शैली के सबसे पहले अपन बात करते हैं चित्रकारों के बारे में। जोधपुर शैली के कौन कौन से चित्रकार रहे थे? जोधपुर शैली के चित्रकारों के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो दोस्तों देखिएगा जोधपुर की शैली में चित्रकार थे। सबसे पहले था राम सिंह भाटी। राम सिंह भाटी। देखिएगा नंबर 2 पे था रतन दास भाटी। बताओ कौन सी थी भाटी? राम सिंह भाटी, रतन दास भाटी, अमर दास भाटी, वीरदास भाटी, देखिएगा और वीर दुर्गादास ने बताओ क्या सेकी थी? बाटियां सेकी थी। किस पे? भाले से, घोड़े पे बैठकर। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं राम सिंह भाटी, रतनदास भाटी, अमरदास भाटी, और बताओ कौन सा भाटी? वीरदास भाटी, नारायण भाटी, इसके अलावा देखिएगा प्रताप भाटी, विषमदास भाटी। ये दोस्तों सभी जोधपुर शैली के चित्रकार थे।
दोस्तों इनको याद करने का एक ही आसान तरीका, इन सब के पीछे, नाम के पीछे बताओ क्या आ रहा है, भाटी भाटी आ रहा है। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं कि जिस चित्रकार के नाम के पीछे क्या हो, भाटी हो, वो चित्रकार कौन सी शैली का होगा, जोधपुर शैली का। दोस्तों एक चित्रकार थे जिनका नाम था वीरदास भाटी, या इन्हीं को वीरजी भाटी भी कहा जाता था। देखिएगा, वीरजी भाटी या हम यूं कह सकते हैं वीरदास भाटी, इन्होंने दोस्तों एक चित्र बनाया था और उस चित्र का नाम था दोस्तों रागमाला। देखिएगा, रागमाला चित्र के बारे में अपन चावंड शैली में भी पढ़ चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने ये चित्र बनाया था 1623 ईस्वी में। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जोधपुर शैली में रागमाला नामक चित्र का चित्रण किसने किया था, या उन चित्रकार का आप नाम बताओ। तो दोस्तों उन चित्रकार का नाम क्या है, हम यूं कह सकते हैं, देखिएगा वीरदास भाटी। और ये चित्र कब बना था, 1623 में। इसके अलावा दोस्तों जोधपुर शैली में एक चित्र बना है, देखिएगा, और हम यूं कह सकते हैं कि उस चित्र का नाम है, देखिएगा जोधपुर शैली में दोस्तों एक चित्र बना हुआ है और हम यूं कह सकते हैं कि उस चित्रकार का नाम है दशहरा दरबार। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दशहरा दरबार नामक जो चित्र था, इसका चित्रण किस राजा के काल में हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न भी एग्जाम्स में आने लायक है। दशहरा दरबार नामक चित्र का चित्रण जोधपुर के एक महाराजा थे और दोस्तों उन महाराजा का नाम था महाराजा भीम सिंह। महाराजा भीम सिंह के काल में हम यूं कह सकते हैं कि जोधपुर शैली में एक चित्र बना था, दशहरा का दरबार किस प्रकार सजाया जाता है, इसलिए इस चित्र का नाम क्या हो गया, दशहरा दरबार। और रागमाला किसने बनाया था, वीरजी भाटी ने। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। दोस्तों ये जो जोधपुर शैली थी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंडर में आती है। इसका जो ये वीडियो है वो आपके समक्ष रखा गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो की जो लिंक है उसको शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के और रोचक वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।